नमस्कार बच्चों, मैं ब्रिजेश तिवारी, आपका हिस्ट्री मेंटोर मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी के बीच में नोट्स मेकिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। आप सभी को पता है कि किसी भी स्टडी के लिए, किसी भी स्टडी में, किसी भी प्रिपरेशन में, चाहे एंट्रेंस का हो, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, उसमें नोट मेकिंग कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक वैसे ही हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं और उस समय जब हम एग्जाम देने जाने वाले होते हैं, उस समय हमारे लिए हमारे हाथों से बनाया हुआ हमारा खुद का नोट्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आज ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सभी से बात करने के लिए आया हूं। तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं और अपनी पहली स्लाइड को देखता हूं और वैसे ही आपसे बात करूंगा और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। तो आप देखें, पहले ही लिखा हुआ है इफेक्टिव नोट मेकिंग फॉर सक्सेस इन एग्जाम। ये फॉर सक्सेस इन एग्जाम मतलब अगर आपको एग्जाम में सफल होना है तो आपके लिए नोट मेकिंग कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप देख सकते हो इफेक्टिव नोट मेकिंग स्ट्रेटजी फॉर सीयूईटी 2025। 2025 में हम जो एंट्रेंस देने वाले हैं, उस एंट्रेंस में हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, हम इसी बिंदु पर आज आपसे बात करेंगे। हम पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है नोट मेकिंग क्यों जरूरी है। पहला ही सवाल आता है कि नोट मेकिंग क्यों जरूरी है। देखिए, आपको मैं बता दूं, आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? आपका एडमिट कार्ड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? पेन होता है, पेंसिल होता है, जिसकी सहायता से आप एग्जाम देने जाते हैं। अगर आपके पास आपका एडमिट कार्ड ना हो, आपके पास पेन ना हो, पेंसिल ना हो, और भी जो बहुत इसेंशियल चीजें होती हैं, अगर वो आपके पास ना हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। आपकी तैयारी क्यों ना पूरी हुई हो, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपको एग्जाम हॉल से वापस लौटना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से नोट मेकिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बिना भी एग्जाम हॉल में इंटर कर लेंगे, लेकिन आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसका ये हिडन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये छुपा होता है, ये दिखता नहीं है, ये आपसे कोई मांगेगा नहीं, कोई आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपसे ये कोई देखेगा नहीं, मांगेगा नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नोट मेकिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जाम के लिए। मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूं कि अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो तो हर बार उस बुक का रिव्यू करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक बार बुक का रिव्यू करके उस रिव्यू सीट को आप रख दो सहेज के, 10 साल बाद भी अगर उस रिव्यू सीट को उठाओगे और उसको पढ़ जाओगे, आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नोट मेकिंग इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि आज जो चीज आप पढ़ रहे हैं, आज के 10 साल बाद भी वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। हो सकती क्या है? होती ही है। तो हमें हमेशा नोट्स बनाना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं कि हम जब एग्जाम देने जाने वाले होते हैं, उसके कुछ समय पहले हमारे पास एक लिमिट टाइम होता है। सपोज दैट अगर हमारा सारा सिलेबस 20 दिन पहले खत्म हो चुका है, हमें 20 दिन में सारे सिलेबस को रिवाइज करना है। अब उस सारे सिलेबस को 20 दिन में हम कैसे रिवाइज करें? हमारे पास एंशिएंट का पोर्शन है, मेडिवल का पोर्शन है, मॉडर्न का पोर्शन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, ढेर सारे एमसीक्यू हैं। अब उन्हें हम 20 दिन में कैसे रिवाइज करें? उस स्थिति में हम जो नोट्स बनाए होते हैं, जो हमारा खुद का बनाया हुआ नोट्स होता है, वही हमारे लिए कारगर होता है। जब तक हम नोट्स नहीं बनाते हैं, अपने हम आगे का बैकअप लेके नहीं चलते हैं, तब तक हम अच्छा एंट्रेंस नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए नोट मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए बार बार हम सब यह बात करते हैं कि आप नोट्स बनाओ, चाहे जैसे भी आपका जो भी तरीका हो, आप चाहे जैसे भी नोट्स बनाते हो, चाहे शॉर्ट नोट है, चाहे लॉन्ग नोट हो, लेकिन आप नोट्स जरूर बनाओ। ये आपके लिए एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक मतलब ड्रिल टाइप का होता है। जैसे आप बुक पढ़ रहे हो ना, तो बुक पढ़ने के टाइम पे आप एक बार तो पूरी कोशिश मेहनत कर ही रहे हो, बुक को समझ रहे हो, बट उसी चीज को आप अपने हाथ से जब नोट्स बनाते हो, वो चीजें आपकी मेमोरी में एकदम स्टैब्लिश हो जाती हैं। वो फिर कभी कहीं गुम होने वाली नहीं चीजें होती हैं। इस वजह से आपको नोट्स बनाना चाहिए। अब हम आगे की ओर बढ़े, देखते हैं नोट्स कैसे बनाए। हम अभी बात किए नोट्स क्यों बनाए। अब सवाल ये उठता है नोट्स बनाए कैसे। बहुत सही सवाल है। आप भी हमसे यही सवाल पूछेंगे कि आप तो कह रहे हो कि नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, बट बताओ तो कैसे नोट्स बनाए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जो नोट्स बनाने बैठते हैं तो वो पूरी की पूरी किताब छाप देते हैं। सपोज दैट वो एक चैप्टर पढ़े, मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही चैप्टर वो पढ़े, वो उसमें से
स्पेसिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज हटाएं, क्या चीजें उसमें रहने दें। उन्हें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, उन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट लगने लगता है, लेकिन उसी समय हमें अपने रणनीति का, अपने ज्ञान कौशल का, अपने अनुभव कौशल का प्रयोग करना पड़ता है कि भाई एक पेज में अगर 80 फैक्ट्स दिए हुए हैं, हमें सब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन उसमें से हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कैसे निकालें जो हमारे लिए बहुत कामगार हो, बहुत महत्वपूर्ण हो। इसके लिए जो है आपको कई प्रकार के नोट्स बनाने की तकनीक हम बताएंगे कि किस प्रकार से नोट्स हम बनाएं ताकि जो है हमारा नोट बहुत क्रिस्प हो, छोटा हो, शॉर्ट हो और हमारे लिए मददगार हो। क्योंकि बच्चों के साथ मैं अमूमन ये समस्या देखता हूं, खुद भी मैंने इस चीज को फेस किया है। जब मैं यूजी के टाइम पे मैं पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर के टाइम पे मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था, एक बार रिवाइज करता है एनसीईआरटी को, तो मैंने ये सोचा कि एनसीईआरटी का मैं नोट्स ही क्यों ना बनाऊं। तो मैंने डायरी में एनसीईआरटी का नोट्स बनाना शुरू किया और जब फाइनली मेरा नोट्स कंप्लीट हुआ तो मैं ये देख रहा हूं कि अरे तो किताबी मैंने नोट्स के रूप में छाप दी है। मैंने खुद ये चीज किया है क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था कि भाई मैं नोट्स बनाऊं कैसे, नोट्स कितने टाइप के होते हैं, मुझे इन सब चीजों की समझ नहीं थी। तो मैं जिन जिन चीजों को अनुभव किया हूं, जिसके वजह से मुझे नुकसान झेलना पड़ा है, मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो नुकसान ना झेलना पड़े, आपका समय बचे और आप कम समय में अच्छी बेहतरीन तैयारी करो और अपना एग्जाम आप क्रैक करो। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं और अगली स्लाइड में देखूं तो यहां लिखा हुआ है नोट्स के प्रकार। मैंने क्या कहा, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाएं कैसे, उसे हम कुछ प्रकार में बांटते हैं, उसके कुछ हम डिवीजन देख रहे हैं कि नोट्स हम कैसे बनाएं। आप देखेंगे हम 3 टाइप नोट्स की बात कर रहे हैं। पहला बुक अंडरलाइन नोट्स, दूसरा शॉर्ट नोट्स, तीसरा स्टिकी नोट्स। आप इन सभी चीजों से बहुत भली भांति परिचित होंगे, बट आप इनके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक सीमित रह जाते हैं और वो इसे भी एक काम समझ के चलते हैं कि यार ये मुझे करना है, बट इसमें से कैसे उनको आंसर निकालना है इसके विषय में वो बहुत कम ही समझ पाते हैं। कभी कभी होता है कि हम पढ़ते हैं, मान लो ये हमारे सामने एक बुक हो गया, ढेर सारे उसमें टेक्स्ट दिए हुए हैं, अब उसको हम पढ़ रहे हैं, हम अंडरलाइन करते हुए चले जा रहे हैं। एक समय के बाद हम भूल जाते हैं कि हम ये अंडरलाइन किए क्यों थे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हम क्यों अंडरलाइन किए थे, इतना तक हमें ध्यान नहीं होता है। तो बुक अंडरलाइन नोट्स को हम कैसे बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाएं और अपने भविष्य के लिए काम आने वाले चीज के रूप में बनाएं, इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगा। दूसरे नंबर की बात होती है शॉर्ट नोट्स। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी नोट्स को मानता हूं वो होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स इतना ही ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप धातु के रूप में बात करें तो ये प्लैटिनम है, मतलब इसका कोई मोल नहीं, ये सबसे महंगी चीज होती है शॉर्ट नोट्स। ये बहुत ही आपकी मदद करती है अगर इसको बनाने का तरीका आपको आ गया। सबसे बड़ी बात कि ये तरीका सबको पता नहीं होता। अगर एक बार हमें शॉर्ट्स नोट बनाने का तरीका आ जाएगा तो फिर ये आप जान लो कि कोई भी एग्जाम या कोई भी बुक, चाहे आप एक बार पढ़ो चाहे 10 बार पढ़ो, अगर एक बार आप शॉर्ट नोट्स बना लिए हो, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपना नोट्स उठाइए जो आप खुद बनाए हैं शॉर्ट के रूप में, वो हमेशा आपके लिए काम करेगी। उठाएंगे, पूरी किताब आपके दिमाग में छपने लगेंगी, उसके सारे पन्ने, उसके सारे अक्षर, उसके सारे फैक्ट आपकी आंखों के सामने गुजरने लगेंगे, आपके आंखों के सामने तैरने लगेंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मैं इसके विषय में बताऊंगा कि कैसे इसको बनाएं। तीसरे टाइप का जो नोट्स होता है वो स्टिकी नोट्स होता है। स्टिकी नोट्स को मैं उस श्रेणी में रखता हूं जैसे आप जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अगर आप स्टिकी नोट्स पे थोड़ा सा भी बहुत काम किए हैं तो ये आप समझ लो कि आप उसमें बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मींस स्टिकी नोट्स इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि मतलब इसे हम सजावट के रूप में देखते हैं। अपने कक्ष को हम सजाते हैं, जहां हम पढ़ते हैं, जहां हम सोते हैं, उसके आसपास इन सब चीजों को चस्पा कर देते हैं। और हम जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अगर हम अपने स्टिकी नोट्स पे भी देख रहे होते हैं तो हम ढेर सारे प्रश्न को याद कर रहे होते हैं। तो उसके भी इंपॉर्टेंस के विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बुक अंडरलाइन नोट्स के विषय में बात करते हैं। आप यहां देख सकते हैं, यहां मैंने सैंपल के रूप में अपनी ही बुक दी है। ये बुक आपको मैं बता दे रहा हूं, ये रामशरण शर्मा की बुक है, जिसके विषय में मैंने रिसोर्सेस वाले वीडियोस में पहले भी चर्चा किया है। ये पहला ही चैप्टर है, पहले चैप्टर का ये दूसरा पेज है और इधर ये तीसरा पेज इधर है। आप देख सकते हो कि मैंने यहां बहुत से फैक्ट्स को अंडरलाइन किया हुआ है।
जैसे आप ऊपर देख सकते हो, आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण के द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता था। मैंने पहले भी चर्चा किया था कि ये हमारी एक बेसिक कैटेगरी की बुक है और हमें ये समझ बनाने में बहुत ज्यादा कारगर होती है। आप आगे देख सकते हैं, हालांकि ईसा पूर्व 1500 से 500 के वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृतेतर शब्द भी पाए जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं मैं 3 टाइप के पेन्स का यूज किया हूं, एक तो ग्रीन, दूसरा रेड, तीसरा ब्लैक। मैंने इसको इस तरीके से बांटा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं रेड के रूप में देखता हूं, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको मैं ग्रीन, और जो एकदम मतलब जो मुझे लगता है कि सुपरफिशियल लेवल का फैक्ट्स है उसको मैं ब्लैक कलर से देखता हूं। आप इसमें देख सकते हैं मैंने ढेर सारी चीजें जो है अंडरलाइन की हुई है, जैसे कि जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई का नामकरण विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, यहां क्या लिखा हुआ है। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और मैं आपको बता सकता हूं ये शायद 3 साल पहले की बात है, लेकिन आज मैं इसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में याद आने लगा। जैसे काशी है ना, बनारस का जो प्राचीन नाम है काशी। जब महाजनपद काल में आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाऊंगा तो मैं काशी के इतिहास के विषय में भी संक्षेप में चर्चा करूंगा। काशी का नाम कैसे पड़ा, ये काशी नाम कैसे आया? तो काशी में जो है कशिश नाम की जो है एक जनजाति रहती थी। भविष्य में ये कशिश नाम की जनजाति ही जो है अपभ्रंश के रूप में काशी हो गई। ठीक ये बात यहां लिखी है, जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई का नामकरण विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने 3-3.5 साल पहले इस बुक को अंडरलाइन किया हुआ था और इतना ही पढ़ते मेरे दिमाग में ये फैक्ट्स आने लगा। तो बुक अंडरलाइन नोट्स का यही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता सकता हूं कि इस पूरे पेज में किस प्रकार की चर्चा की जा रही है। इस पूरे पेज में जनजातियों के विषय में बताया जा रहा है, उनको जनपद के साथ कोरिलेट किया जा रहा है, कैसे जनपद काल महाजनपद काल भारत में फ्लोर कर रहा है, कैसे उसका विकास हो रहा है, इन सभी चीजों की इस पे चर्चा की जा रही है। उनकी जाति, उनका रेस कौन सा था, इन सभी पहलुओं के विषय में इनसे बताया जा रहा है। मैंने इसके पहले भी कहा कि हम यहीं तक करके अमूमन छोड़ देते हैं। मेरे बुक का ये अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया था, लेकिन मैं अपनी सहूलियत के लिए इसमें साइड से भी एक नोट्स बनाता हूं। आप देखेंगे कि जब भी आप बुक पढ़ रहे होंगे साइड में इतना ही स्पेस बचता होगा, कम से कम 1-2 इंच का स्पेस बचता होगा। जैसे इस टाइप के जो फैक्ट्स हैं, जैसे ये काशी कशिश वाले जो फैक्ट्स हैं, मैं अमूमन क्या करता था कि इसके सामने ऐसा एरो लगा के वहां शॉर्ट्स में लिख देता था, बहुत छोटे शब्दों में पेंसिल से या पेन से नुकीले अक्षर में मैं थोड़ा सा 2 लाइन में उसको लिख देता था। उसका फायदा मुझे क्या होता था कि जब आज भी मैं किताब उठाता हूं बस मैं उतना ही देखता हूं, मुझे चीजें अपने आप दिमाग में आने लगती हैं। तो नोट्स बनाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि आप बुक पढ़ रहे हो साथ में अंडरलाइन करते जाओ। मेरी थोड़ी आदत कुछ इस प्रकार से कि मैं बहुत स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, तो मैं स्केल लेके बैठता हूं। मुझे ये लगता है कि मेरे किताब में कुछ खराबियां ना हो जाए, यहाँ वहां ऐसे पेन दिखे ना, तो मैं स्केल लेके बैठता हूं। बट आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो, लेकिन अंडरलाइन करने के साथ साथ आप उसके बगल का जो स्पेस है उसमें उससे रिलेटेड चीज लिखते चले जाओ। क्यों लिखते चले जाओ, अब मैं इसके विषय में बता रहा हूं। मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था कि जो स्वयं की रचना होती है, जिसे आप स्वयं रचित कह सकते हैं, वो कभी नहीं भूलने वाली चीज होती है। अगर एक बार आप उसका निर्माण कर दिए, उसके क्रिएटर आप बन गए, तो आजीवन वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर इस पेज की समरी आप 2 लाइन में साइड पे लिख देंगे, आपको वह कभी नहीं भूलेगी। तो बुक अंडरलाइन नोट्स इस प्रकार से आप बनाएं ताकि आपको वो भविष्य में भी सहयोगी साबित बने। ठीक है, तो बुक अंडरलाइन नोट्स की बात हो गई है। आप ऐसे ही नोट्स को बनाएं और आगे बढ़ें। दूसरी बात, यहां भी आप देख सकते हैं कि मैंने ईरान भाषा में शब्द ध्वनि बदलकर ह हो गई। अब यहां देखिए, यहां सिंधु की बात हो रही है। सिंधु जो है ये बाद में आके हिंदू हो गया। स ह के भेद को आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो ईरानी होते थे वो स को ह पढ़ते थे, इसलिए जो सिंधु नदी के जो निवासी थे ईरानियों ने उसको हिंदू देश के निवासी कहा। ये हिंदू नाम जो भी पड़ा वो ईरानियों के द्वारा दिया गया नाम है। तो लेखक यहाँ इस बात की चर्चा कर रहा है। अब देखिए, मैं इतना देखते ही मैं समझ गया क्योंकि मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, मुझे पूरी बुक देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बच्चे एक गलती और करते हैं कि वहां वो पढ़ने के समय इतना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारी चीजों पे अंडरलाइन करने लगते हैं। ये भी नहीं करना है बच्चे। आप जब रेगुलर बुक पढ़ने लगोगे, टेक्स्ट बुक के आप आदी हो जाओगे, आप खुद ही ये बाइफरकेट करने लगोगे, खुद ही एलिमिनेशन की पावर आप में आ जाएगी कि कहां हम लाइन दें कहां ना दें।
क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस चीजें फील होने लगती है कि भाई ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो कभी भी बुक अंडरलाइन नोट्स जब बनाएं तो पूरी बुक को ही ना रंग दें। जैसे एक पेज में मैक्स टू मैक्स 6 से 7 लाइन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे, उससे रिलेटेड चीजें आप आसपास लिख दो, कभी आपके दिमाग से नहीं जाएगी, कभी नहीं भूलेगी वो। ठीक है, तो बुक अंडरलाइन नोट्स आप ऐसे ही बनाओ और ऐसे ही अपनी तैयारी को अच्छी मजबूती प्रदान कीजिए। मैं अगर आगे बढ़ूं तो यहां आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स, बगल में मैंने एक बॉक्स दिया है शॉर्ट नोट्स के लिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाएं, यहां वही बात होती है कि सर हमारे सामने फैक्ट्स आते हैं तो मुझे सभी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, मैं उसमें से एलिमिनेट कैसे करूं कि शॉर्ट नोट्स मैं कैसे बनाऊं। देखिए आप एक देख सकते हैं कि मैं सारी चीजें सीक्वेंस में बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने बुक अंडरलाइन नोट्स की बात की है, उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूं। ये इस वजह से है क्योंकि बुक अंडरलाइन नोट्स जो है वो आपका शॉर्ट नोट्स बनाने में मददगार होता है। कभी कभी चीजें क्या होती हैं कि जैसे साइड वाला जो स्पेस था बुक अंडरलाइन नोट्स में, वहां मैंने कहा था कि उससे रिलेटेड चीज लिखने के लिए, अगर आप वहां कंफर्टेबल नहीं हो लिखने के लिए तो वही 2-4 लाइन जो आप वहां लिख रहे हो, जो आपके लिए उस पूरे पेज की समरी है, आप उसी को जो है यहां लिख दो। लिख दिए। मान लो एक चैप्टर जो है जिसमें 20 पेज है, अगर उसके लिए आपको 10 लाइन की जरूरत पड़ रही है, 10 लाइन की जरूरत पड़ रही है, तो एक चैप्टर जो 20 पेज में है वो पूरे 10 लाइन में समराइज हो गई कि नहीं हो गई। तो जो शॉर्ट नोट्स होता है वो वह प्रकार का रोल प्ले करता है कि इसमें बहुत शॉर्ट की चीजें रहती हैं, हमें सब कुछ नहीं उसमें घुसेड़ना होता है। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता ही ले लीजिए, ठीक है, मैं इसकी तो बार बार चर्चा कर रहा हूं, मैं अब अकबर की चर्चा करूं। अगर आप अकबर के विषय में बात करें तो अकबर के विषय में बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं कि उनको अकबर की सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, वो उसमें डिवीजन ही नहीं बना पाते हैं कि इसमें मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, या मैं नोट्स बनाऊं तो अकबर की कौन कौन सी चीजें मैं शामिल करूं, कौन कौन सी चीजें मैं ना शामिल करूं, और मैं अकबर का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि अकबर का शॉर्ट्स नोट्स मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि हमें अकबर के विषय में सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है और लगना भी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण शासक था, अकबर महान कहा जाता है, तो भाई हमें उसका सब कुछ जो है महान काम उसका हमको इंपॉर्टेंट तो लगेगा ही। लेकिन हम यहाँ शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो हमें कैसे उसमें से शॉर्ट्स चीजें निकालनी है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको सब पता है कि अकबर एक धार्मिक, सहिष्णु, रिलीजियस, टॉलरेंट लीडर था। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग ढेर सारे फैक्ट्स हैं। दीन इलाही धर्म लाया, जजिया कर को माफ किया, अपने दरबार में बहुत से धर्मानुयायियों को आमंत्रित किया, उनसे ढेर सारा वाद विवाद संवाद किया। अब उन सारी चीजों को आप लिखेंगे तो शॉर्ट नोट्स हुआ नहीं, वो तो पूरा ही के पूरा एक बुक फॉर्मेट में बनता चला गया। अब इसको शॉर्ट नोट्स का रूप कैसे दें, यहां आप सिंपली ये लिख दो कि धार्मिक रूप से वो सहिष्णु शासक था, उसने अपने समय में ढेर सारे नए नए कार्य किए, दीन इलाही धर्म चलाया और बहुत से धर्मानुयायियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। इतना ही लिखने के बाद आप इतनी अच्छी तैयारी करके चलो कि कौन कौन से धर्मानुसार, चाहे जैन धर्म के हो, चाहे ईसाई धर्म के हो, चाहे पारसी धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे शैव चाहे वैष्णव के हो, कौन कौन से धर्मानुसार आए थे, ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। बस आप इतना लिख दो कि वो इतना धार्मिक सहिष्णु शासक था कि उसके दरबार में बहुत से धार्मिक गुरु थे, आते थे, विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरुओं को आमंत्रित करता था, उनसे चर्चा करता था। ये 2 लाइन आप लिख दोगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो सारे फैक्ट्स आने लगेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो। यहां वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है कि दीन इलाही इतने समय में शुरू हुआ था, उसके इतने सदस्य थे, पहला हिंदू टोडरमल था और कोई उसमें सदस्य बन नहीं पाया, शायद 22 या 23 ही उसके सदस्य बन पाए थे, एक समय के बाद वो समाप्त हो गया था, मजहर क्या है, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक चीज लिख दो कि अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, रिलीजियस टॉलरेंट लीडर था, शासक था, राजा था। बस उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इतने से ही आप समझ जाओ कि उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। अकबर के युद्ध अभियान, अकबर की राजपूत नीति,
अकबर का अपने आसपास पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध थे। इसके लिए आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस 2-4 फैक्ट लिखो, उसके बाद उसकी सारी चीजों को आप एलिमिनेट करना और वहां अच्छे से पढ़ना, उसको दिमाग में बैठाना सीख जाओगे। आपको सब कुछ वहां लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए कोई ट्रिक लो कि हम इतना ही लिखेंगे, इतना लिखने के साथ ही हमको सारी चीजें वहां ऑटोमेटिक पता चलने लगेगी। ठीक है। दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स में आप कभी भी जो चीजें आपको याद है, बहुत अच्छे से याद है, वैसी चीजों को शामिल ना करें। जैसे अगर मान लो आपको ये आज नहीं बचपन से ही पता है, बचपन इन द सेंस जब से आप हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस हुए हो तब से आपको पता है कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता कब खोजी गई, किसने खोजी गई। ऐसा कोई इतिहास में बच्चा नहीं होगा जिसको ये बात नहीं पता है। तो कभी भी अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो वहां इन फैक्ट्स को मत दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं नोट्स के रूप में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है। आप जब रिवीजन मारेंगे तो आप उसको फ्यूचर में पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू के फॉर्मेट में वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब उसको नोट्स के रूप में आप बनाओ तो ये जरूरत नहीं है। जो उस चैप्टर का ऐसा चीज जो आपको याद नहीं हो रहा, जो आपके लिए कठिनाई हमेशा बन रहा हो, उसको आप नोट्स के रूप में स्थान दो। वो चीजें आपके लिए काफी मददगार हो सकती हैं। उल जुलूल की चीजें या जो आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे दिमाग में है, याद है, वैसी चीजों को वहां स्थान देने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी एक पहलू पे नोट्स बना रहे हैं तो उसकी सारे चीजों को भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस कोई 1-2 लिखो और उससे चीजों को कोरिलेट कर दो कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था। जैसे अकबर के युद्ध अभियान, गुजरात अभियान, ये अभियान, वो अभियान, आपको सब पता है कि अभियान होता है, बस एक अभियान के विषय में लिखो, सारा ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने लगेगा। या अगर लिख भी रहे हो तो कौन कौन से सन में युद्ध हुआ है बहुत शॉर्ट में लिखो, आगे शासक का नाम, आगे स्थान का नाम, ऐसे लिख दो, आपको कभी नहीं भूलेगा। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाया जाता है, ये नहीं कि डिटेल्ड में चीजें वहां दी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा रहा आपका शॉर्ट नोट्स, ऐसे ही आप बनाओ। अब आप जब बनाना शुरू करोगे तो आपको खुद ये फील होने लगेगा कि क्या मेरे लिए जरूरी है और क्या नहीं है। ठीक है, अगले टाइप नोट्स की ओर हम बढ़े तो देखते हैं स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाला नोट्स है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाला नोट्स है। आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जानता है। किसी भी बच्चे के कमरे में आप जाइए, स्टिकी नोट्स के ढेर सारे आपको एग्जाम्पल वहाँ देखने को मिलेंगे। स्टिकी नोट्स एक प्लानर टाइप का भी होता है कि बहुत से लोग प्लान स्टिकी नोट्स पे बनाते हैं, बट नोट्स के रूप में स्टिकी नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज दैट मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मेरा खुद का बनाया हुआ स्टिकी नोट्स है। आप यहाँ देख सकते हैं सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीए के टाइम के लिए भी, एमए के टाइम के लिए भी, नेट के टाइम के लिए भी। इससे क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आता ही है। अमूमन क्वेश्चन यही आता है कि जैसे इनको दे देगा, 5 धर्मगुरु को दे देगा, बोलेगा इनको सीक्वेंस में लगाओ, पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। या ये भी पूछ सकता है कि किस गुरु के समय में लंगर प्रथा की शुरुआत की गई थी, किसके समय में आदि ग्रंथ लिखा गया था, बहुत सी चीजें दे दी। किसके समय में जो है आदि ग्रंथ कंप्लीट हुआ, किसके बाद गुरु की उपाधि समाप्त कर दी गई कि अब इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा, हमारा जो गुरु ग्रंथ है वही गुरु होगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो हैं इन्हीं 10 लोगों के बीच से हमेशा बनते हैं। लेकिन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या कहां आती है, सारी चीजें तो जानते रहते हैं लेकिन उनका क्रम ही नहीं जानते हैं। पढ़ेंगे बार बार भूल जाएंगे। इनके नाम इतने कॉमन है ना, जैसे आप देख सकते हो गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इनके नाम भी राइम्स टाइप के हैं, तो बच्चे अमूमन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर देते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। मेरे साथ भी ये दिक्कत होता था, तो मैंने इसका समाधान ये निकाला कि मैंने इसका स्टिकी नोट्स बनाया और अपने सिरहाने इसको टांग दिया कि जब भी मैं सो के उठूंगा, जब भी मैं कुछ भी करूंगा, एक बार मेरी नजर उस पर जाएगी ही जाएगी। जब मैं स्टिकी नोट्स का मैंने पहले ही परिभाषा दिया ना कि जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूं, अगर मैं स्टिकी नोट्स को देख रहा होता हूं तो मैं बहुत कुछ कर रहा होता हूं। जब मेरा एक भी प्रश्न पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन अगर मैं स्टिकी नोट्स की तरफ देख रहा होता हूं तो मैं कई प्रश्नों को तैयार कर रहा होता हूं। तो ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, आपको टहल के ब्रश करने की आदत है, वॉशरूम में आप ब्रश नहीं करते हैं, अपने रूम में ही ब्रश करते हैं या अपने गैलरी में ब्रश करते हैं, ब्रश करते समय बहुत से बच्चे खड़े होकर स्टिकी नोट्स को देख लें, अपने आप चीजें एक बार रिवाइज होने लगेगी। मतलब वो टाइम भी आपका स्टिकी नोट्स के रूप में यूटिलाइज हो सकता है।
शॉर्ट नोट्स जो होता है उसको आप जब पढ़ने बैठोगे तभी उठा के देखोगे, बुक अंडरलाइन नोट्स को भी आप जब किताब उठाओगे तभी आप देखोगे। लेकिन स्टिकी नोट्स चलता फिरता नोट्स होता है। अगर आप अपने कमरे में हैं, अगर आप कमरे में चाहे बैठे हैं, चाहे बातचीत कर रहे हैं, चाहे टहल रहे हैं, स्टिकी नोट्स अगर आपके दीवार पे चस्पा किया गया है, आपके स्टडी टेबल के ऊपर वाले हिस्से में चस्पा किया गया है, या आपके गेट पे चस्पा किया गया है, तो स्टिकी नोट्स चलता फिरता नोट्स है, आपको न करते हुए भी कई प्रश्नों का उत्तर हमेशा देता रहेगा। और स्टिकी नोट्स ऐसा नोट्स होता है कि अमूमन फैक्ट के ही फॉर्मेट में होता है, कि जो बच्चे फैक्ट्स भूलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के जो बच्चे होते हैं बहुत से सूत्रों को स्टिकी नोट्स में चिपकाए हुए होते हैं, क्योंकि सूत्रों का ही खेल होता है गणित। ठीक उसी प्रकार इतिहास फैक्ट्स का खेल होता है। अगर आपको फैक्ट्स ही नहीं याद है तो थियरी कितना भी आप बता दो, फैक्ट्स क्लियर है ही नहीं है। आप ठीक है, आपके ऊपर ये टैग तो लग जाएगा कि आप हिस्ट्री के जानकार हैं, बट आप एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको फैक्ट्स नहीं याद है। तो एंट्रेंस निकालने के लिए आपको फैक्ट्स का याद होना बहुत जरूरी है। तो फैक्ट्स कैसे याद हो, और खासकर वैसे फैक्ट्स जो हम अमूमन भूल जाते हैं, उनको स्टिकी नोट्स के फॉर्मेट में आप लिखना शुरू करो। स्टिकी नोट्स मार्केट में कई टाइप के आते हैं, कुछ इस प्रकार के नोट्स आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो लिखने में आप वैसा लिख लो। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस पे लिख के चीज़ों को चस्पा करो, अगर ये अच्छा लिखता है तो इस पे लिख के चीज़ों को चस्पा करो। और ऐसी चीज़ें लिखो जैसे कि मुगल काल के जो उत्तर मुगल कालीन शासक हैं उनके क्रम के रूप में हमेशा एक सवाल पूछता है कि इनका क्रम बताओ। अगर आप उसमें हमेशा कंफ्यूज होते हो तो उनके सारे नाम लिख लो। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासक किया, 5 राजवंशों ने शासक किया, उनके शासकों के नाम सीक्वेंस में लिख लो एक नोट्स पे स्टिकी नोट के फॉर्मेट में। दूसरा उनके वंश का नाम लिख लो, ऐसे मुगल काल में कितने शासक रहे। ठीक है, ऐसे ही आप प्राचीन भारत में आओगे तो प्राचीन भारत में जो हर्यक हैं, हर्यक के बाद शिशुनाग, कैसे कैसे राजवंश, फिर मौर्य डायनेस्टी तक कैसे आई, फिर मौर्य के बाद कौन से शासक बने, इन चीज़ों को भी आप स्टिकी नोट्स के रूप में देख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको हमेशा भूलती हैं। अगर ये स्टिकी नोट्स के फॉर्मेट में रहेगी तो कभी आपको ये नहीं भूलने वाली, इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि आप अपने हाथ से उसको बनाए हो, आपकी निगाहें रोज वहां जाती हैं। कैसे आप भूल सकते हो? आप एग्जाम देने भी जा रहे हो, आपके पास 10 मिनट का भी समय है, आप अपनी पूरी दीवार को 10 मिनट में देख सकते हो। तो स्टिकी नोट्स इतना बड़ा रोल प्ले करता है। तो बच्चों, मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि बगैर नोट्स के आप अपनी तैयारी को मत शुरू करना, नहीं तो आपका सारा किया धराया पानी में मिल जाएगा, किसी काम का आपका मेहनत नहीं होगा। क्योंकि आप भाई, मनुष्य की प्रवृत्ति भूलने की है। आप आज के 10 साल 15 साल बाद अगर आप अपनी पुराने वाले भी स्कूल में जाओ तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको याद होता है कि हाँ इस डेस्क पे मैं बैठा था, ये कक्षा। आप भूल जाते हो जहां आप लगातार साल भर बैठे हो या 12 साल जिस स्कूल में आपने समय दिया है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति भूलने की होती है। तो मनुष्य चीजों को याद कैसे करे, इसके लिए नोट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है बाबू। इसलिए आप नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के साथ ही आप आगे बढ़ो। चाहे आप बुक अंडरलाइन नोट्स बनाओ, चाहे स्टिकी नोट्स बनाओ, चाहे शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन बनाओ जो भी आपको ठीक लगे बनाओ। स्टार्टिंग में आपको समस्या हो सकती है, आपके लिए बोरिंग भरा सवाल हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे एग्जाम में तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा बेनिफिट आपको इसको देखने का मिलेगा। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे, जिसमें मैं भी एक शामिल रहा हूं, कि मैं एक समय नोट्स नहीं बनाता था, उसका खामियाजा मुझे भुगतने को मिला है। लेकिन जब मैं बनाना शुरू किया हूं तो उसका फायदा भी मुझे मिला है। आप ये मेरा स्टिकी नोट्स ही देख सकते हो, ये मैंने बहुत साल पहले बनाया हुआ था और वही फोटो खींच के मैं यहाँ लगाया हूँ। तो आप ऐसे ही नोट्स बनाओ ताकि आपको आपकी तैयारी में मदद मिले, और आप इसी तैयारी की मदद से अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में अपना स्थान प्राप्त करो, अच्छी पढ़ाई करो, आगे जाओ। मैं इसी कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा और आपसे अंत में यही कहूंगा कि ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए सीयूईटी मालवी एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमेशा सूचनाएं समय पर मिलती रहे। थैंक यू।